गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पीएम मोदी जो हैं उन्होंने 28th नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फाउंडेशन डे पर जो है वो एक प्रोग्राम को अटेंड किया है। तो अब हम देखते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है। 1993 के एक एक्ट जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसके तहत इसको बनाया गया। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट जो है वो एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाने की बात करता है। उसी के अंदर नेशनल लेवल पर इसको बनाया गया। ऑफ कोर्स स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बनाए गए हैं इसी के अंदर। और इस एक्ट के अंदर ही, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर ही, ह्यूमन राइट्स को भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। ह्यूमन राइट्स मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब आपका जो एनएचआरसी है उसकी पावर्स और फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जिसको एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। इनके पास पावर्स जो है वो एक सिविल कोर्ट की होती हैं। अगर ये अथॉरिटी चाहे तो ये इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट कर सकती है। किसी और अथॉरिटी को ये कह सकती है कि आपको कंपनसेशन या डैमेजेस पे करने हैं जो विक्टिम है। ठीक है, तो एक तरह से सिविल कोर्ट की पावर है। तो इसके अंदर ना अभी कुछ रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं 2019 में, वो भी देखते हैं हम क्या है। तो कॉम्पोजिशन के अंदर और जो मेंबरशिप के अंदर इसके अमेंडमेंट्स की गई हैं कुछ। तो सबसे पहले तो चेयरपर्सन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वो चेयरपर्सन जो होते हैं वो पहले होता था कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, कोई जो रिटायर्ड, सिर्फ वही जो है इसके मेंबर जो इसके चेयरपर्सन बन सकते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है 2019 के अमेंडमेंट के बाद कर दिया गया कि कोई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एलिजिबल हो सकेगा इसका चेयरपर्सन बनने का। ठीक है, तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं, चीफ जो नॉर्मल आपके जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जो हैं वो आप बन सकते हैं इसके चेयरपर्सन। फिर इसके अंदर अमेंडमेंट ये किया गया कि स्टेट लेवल पर भी यही सेम अमेंडमेंट किया गया कि पहले होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है, जो कोई रिटायर्ड हो वो ही बन सकते थे स्टेट कमीशंस के जो हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन। तो उसको भी अमेंड करके ये कर दिया गया कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो हैं वो बन सकते हैं चेयरपर्सन। फिर इसके अंदर अमेंडमेंट ये की गई, एक तो जो मेंबर्स हैं उनकी जो टेन्योर है उसको 5 ईयर्स से 3 ईयर्स कर दिया गया। और उन मेंबर्स को एलिजिबल कर दिया गया कि वो रीअपॉइंटमेंट भी उनकी की जा सकती है। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था कि एक तो गवर्नमेंट रीअपॉइंटमेंट की बात कर रही है, फिर 3 ईयर्स का टेन्योर कर रही है, तो इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चनिंग की गई थी उस टाइम पर। बट एनीवेज हम तो ये देखेंगे कि सिर्फ इसमें अमेंडमेंट क्या की गई है, हम इसको एनालाइज नहीं करने वाले उस क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो अब इसके अंदर लास्ट में अमेंडमेंट ये भी की गई है, इसी अमेंडमेंट 2019 के अमेंडमेंट में, कि जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और चीफ कमिश्नर जो ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको डीम्ड मेंबर बना दिया गया है इसी सेम कमीशन का। ठीक है, सो यही सारी इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं। So now let us see this topic in English. National Human Rights Commission. So recently PM Modi has attended the 28th National Human Rights Commission Foundation Day program. So this National Human Rights Commission was formed in 1993 by the Protection of Human Rights Act of the same year. So on 12th October 1993, this NHRC started functioning. That's why it's the 28th NHRC Foundation Day on 12th October. So under the section 3 of this very same act, this NHRC was established, and this act also prescribes and also it also defines the human rights. The definition of human rights has been given here. The powers and functions of NHRC are huge as compared to other similar commissions. So it is an autonomous institution and it has been created by an act of parliament. This body has been given the powers of a civil court. Okay, so that's a very wide mandate of this body. It also has the power to grant interim relief to the victims, and in case it deems fit, then it can also recommend payment of compensation or damages to the victim. So they have a very wide mandate as compared to the contemporary or its contemporary institutions. So the composition, it has been changed since the year 2019 because there was an amendment act which was passed for this Human Rights Act, and after the amendment, now the chairperson, which was earlier only mandated to be a former Chief Justice of India, now it has been
changed that judge of the Supreme Court can also be the chairperson of this NHRC. And similarly, at the level of state, it was earlier mandated that only a Chief Justice of High Court could be appointed as the chairperson of State Human Rights Commission. But now it has been this, after this amendment, it has been made. They have been, the normal judges of the High Court are also, have also been made eligible for the appointment of as chairpersons of state commissions. Okay. Similarly, the tenure of the members of this commission have been reduced from 5 years to 3 years now, and they have been made eligible for reappointment. So there were some considerations, some political considerations, and there were some critics who were condemning the government for bringing this amendment to this act, because they were saying that it will rob off the NHRC of its independence and its functioning. But anyways, I'm not going to into that much detail, because we're not going to critically analyze this amendment. We're just going to see it through the perspective of facts. Okay, so similarly, there was another amendment through this very 2019 Act, under which the chairpersons of National Commission for Backward Classes, the chairpersons of National Commission for Protection of Child Rights, and Chief Commissioner for Persons with Disabilities were also considered as deemed members of this NHRC. So this is a part of 2019 Amendment Act. Just remember that only the chairpersons of these commissions have been considered as the deemed members of the commission, and not the other persons of such commissions. Okay, so there could be a question where this chairperson word could be replaced with members, so that in that case that particular statement would be wrong. Okay, so now let us see the next topic, which is CISA. तो सीसा क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया. तो उसकी मीटिंग के लिए जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो निकल गए हैं कजाकिस्तान में. तो वो 6th मिनिस्टेरियल मीटिंग को अटेंड करेंगे. तो सीसा है क्या? सीसा एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसके अंदर पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की बात की जाती है एशिया के अंदर. और सीसा का मेंबर बनने के लिए किसी भी कंट्री को एटलीस्ट उसकी पार्ट ऑफ द टेरिटरी जो है वो एशिया में ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है, तो अभी 27 मेंबर स्टेट्स हैं सीसा में, और 9 कंट्रीज़ और 5 मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस भी इंक्लूड है, उनके पास इस सीसा में ऑब्जर्वर स्टेटस है. सीसा की समिट हर 4 साल में की जाती है, और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की समिट जो है वो हर 2 साल में की जाती है. तो सीसा को बनाने का जो असली प्रपोजल था वो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो नूरसुल्तान नज़रबायेव जो थे उन्होंने दिया था. उन्होंने कहा था कि जो एशिया के आपके जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ऐसा फोरम होना चाहिए, तो ये इसलिए बनाया गया है. ठीक है, सबसे पहली समिट इसकी 2002 में हुई. 2002 में जब वो समिट हुई तो आप सोचो कि जब 9/11 हुआ था उसके बहुत फ्रेश ये टाइम था. इसीलिए जो इस समिट का जो मेन फोकस रहा वो काउंटर टेररिज्म जो है वो मेन इसका पूरी समिट का वो इशू बन गया. ठीक है, so now let us see this topic in English. CISA. So External Affairs Minister has arrived in Nur-Sultan in Kazakhstan to attend the 6th ministerial meeting of Conference of Interaction and Confidence Building Measures in Asia. So it is called CISA. So this CISA is basically an intergovernmental forum which is promoting peace, security and stability in Asia. To become a member of CISA, at least a state has to at least be a part of Asia. That is, at least a part of its territory must be in Asia. Currently, 27 member states are part of this CISA forum, and 9 countries and 5 multinational organizations, including of course the United Nations, enjoy the observer status in CISA. So CISA summit is held every 4 years, and the Minister of Foreign Affairs level meeting is held every 2 years. So this CISA was first proposed by the Kazakhstan president in 1992, and this first summit of this CISA was held in 2002. And of course, when this summit was being held in 2002, the predominant feature of world order was around Islamic fundamental terrorism. That's why counter terrorism became an important issue for CISA during the
फर्स्ट समिट. ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. तो लोकसभा, अब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि लोकसभा स्पीकर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के सेनेट के चेयरमैन को जो है वो इनवाइट किया है सेंटेनियल सेलिब्रेशन के लिए. अब आपको पता होगा ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है 1921 में बनी थी सबसे पहली बार, और ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो. उसको 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2021 में. तो उसकी जो सेलिब्रेशन के लिए जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है उन्होंने पाकिस्तान के काउंटर पार्ट को इन्वाइट किया है. ठीक है, सो ये रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं. अभी तक कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है इसके लिए. ठीक है, तो अब जो है ये कमेटी जो ऑन पब्लिक अकाउंट्स जो होती है उसको पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूट करती है. और जो पार्लियामेंट, आपको पता है जब बजट पास होता है तो उसको क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल. ठीक है, तो जो भी अप्रोप्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट द्वारा पैसा, उसको जो है एग्जामिन करने का काम ये कमेटी करती है. ठीक है, फिर जो एनुअल फाइनेंस अकाउंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको भी यही एग्जामिन करती है. जो ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं उनके अकाउंट्स जो है वो भी यही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है. ठीक है, ऑफ कोर्स इसके अंदर एक्सेप्शन ये है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स या गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो उनके अकाउंट्स को ये जो है वो एग्जामिन नहीं करती या ऑडिट नहीं करती, बिकॉज उसके लिए तो एक अलग कमेटी बनाई हुई है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. ठीक है, सो इसको कमेटी को 1921 में बनाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया. 22 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, 15 होते हैं इसके अंदर लोकसभा के मेंबर्स, और 7 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं. ठीक है, तो जो लोकसभा के कमेटी है उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं इस कमेटी के, उनको स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो अपॉइंट करते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. सो रिसेंटली there was a news that Lok Sabha Speaker Om Birla ji has invited the chairman of Pakistan's Senate to attend the centennial celebration of the creation of Public Accounts Committee. So you may be knowing that this Public Accounts Committee is the oldest parliamentary committee in India, and it was formed in 1921, and that's why it is completing 100 years of its existence. And on that very occasion the Lok Sabha speaker has invited his Pakistani counterpart to this celebration. So this is the oldest parliamentary committee. It is constituted by the parliament each year to examine the appropriation of sums granted by parliament. Like, you know that whenever the budget is passed we call it a appropriation bill. So it means that the parliament is appropriating certain sum of money out of the consolidated fund of India to the government of India, and this appropriation sum is being examined by the Public Accounts Committee. Okay, similarly annual financial accounts of the government of India are also examined by this committee, and even the autonomous and semi-autonomous bodies of the government, the accounts of these bodies are also examined by this PAC. Okay, of course there are exceptions that public undertakings and government companies are the accounts of these public undertakings and government companies are not examined by this committee, because there we have a separate committee for that, Committee on Public Undertakings. Okay, so it consists of 22 members. 15 members are elected by the Lok Sabha and 7 members are in Rajya Sabha. So it does just remember that it is present in both houses and it is not just a part of Lok Sabha only. In Lok Sabha, the speaker of Lok Sabha appoints the chairman of this committee. Okay, so now let us see the next topic, which is National Award for Excellence. तो जो इस साल का आपको जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस जो है वो एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, उनको दिया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने. तो जो ये नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस होता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस, इसको 1999 में स्टार्ट किया गया था. LBSIM आपका जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो देता है ये अवार्ड, और उसको जो है प्रमोट कौन करता है, लाल बहादुर शास्त्री एजुकेशनल सोसाइटी. ठीक है, सो कोई भी इंडियन जो कि चाहे वो इंडिया में रिजाइड कर रहा हो या फिर अब्रॉड में रिजाइड कर रहा हो, अगर वो किसी भी फील्ड में एक्सीलेंट रहे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अफेयर्स एटसेट्रा, उनको वो एलिजिबल होते हैं इस अवार्ड के लिए. ठीक है, तो इसको हर साल 1 अक्टूबर यानी कि जो ईव ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी है, उस दिन इसको अनाउंस किया जाता है. ठीक है, सो
कुछ कुछ पहले आपके पास्ट अवार्डीज जो हैं वो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनको अवार्ड ये मिल चुका है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड दिस लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस टू द डायरेक्टर ऑफ एम्स, दैट इज Dr. Randeep Guleria. You may have seen him in several TV or news channels. So this award was instituted in 1999 by the Lal Bahadur Shastri Institute of Management, Delhi, and it is promoted by Lal Bahadur Shastri Educational Society. So any Indian, any distinguished Indian residing either in India or abroad is eligible for this award, and for any such distinguished Indian who may have achieved excellence in the field of management, public administration, public affairs, education, etc. They can be given this award every year on 1st of October. That is on the eve of Shri Lal Bahadur Shastri's birth anniversary. This award is announced. Okay, so the past awardees of this very award are mentioned here. Okay, so now let us see the next topic, which is sustainable urban plastic waste management. तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने नीति आयोग यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक हैंडबुक जो है वो रिलीज़ की है कि हम अर्बन प्लास्टिक वेस्ट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके अंदर जो है, इस बुक के अंदर बताया गया है कि रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल मॉडल को अपनाओ, कैसे हम प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं अर्बन एरियाज़ में। तो उसके लिए एक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का प्रोग्राम जो है वो रिकमेंड किया गया है। तो ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी मॉडल क्या होगा? एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जिसके अंदर हम अर्बन प्लास्टिक वेस्ट को सस्टेनेबली मैनेज करना चाहते हैं। अब इसमें होगा क्या कि मटेरियल रिक्लेमेशन फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी जहाँ पर रिसाइकलिंग की जाएगी आपके प्लास्टिक वेस्ट की, ठीक है। जैसे ही प्लास्टिक वेस्ट किसी भी प्लांट में जो ऐसे किसी फैसिलिटी में रिसीव किया जाएगा, उसको पहले सेपरेट किया जाएगा, और अगर हो सकता है तो रिसाइकल के लिए जो है वो अलग से आइटम्स को जो है वो सेपरेट कर लिया जाएगा और इनको रिसाइकल करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम को प्राइवेट प्लेयर्स के अलावा अर्बन लोकल बॉडीज़ और अदर सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो फंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीति आयोग जो है यूएनडीपी के साथ वो एक हैंडबुक में ये सब सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। नीति आयोग वाइस चेयरमैन हैज़ recently released this Niti Aayog UNDP handbook on sustainable urban plastic waste management. So it is basically providing a comprehensive guidance as to how we can manage the plastic waste in urban areas. So it has the Niti Aayog has reiterated that the strategy of reuse, reduce and recycle model must be adopted so that we can create a mass movement around the use of plastics. So they have suggested this material recovery facility program, which will be a public private partnership model, and this will be a facility which will receive the plastic waste, and it will separate the items which can be recycled into several categories, and using the new techniques, these this plastic waste can be recycled in these facilities. Okay, so this program will be funded by private players. It will also be supported by the urban local bodies, and it will be operated by several other service providers. Okay, so these are the suggestions of Niti Aayog's handbook on this urban plastic waste management. So now let us see the next topic, which is Sveriges रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस जो है उन्होंने स्वेरिजिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस जो है वो अनाउंस किए हैं इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। तो अभी तक जो है आपको ये बात मुझे आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में अनाउंस तो किए जाते हैं। इसको कई लोग गलती से ये समझते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स है, पर ये नोबेल, आप इवन मीडिया में भी देखोगे तो वो भी यही लिखते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स अनाउंस किए गए हैं। नोबेल प्राइज़ नहीं होता है ये, क्योंकि नोबेल प्राइजेज सिर्फ वही हैं जो एल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में अपनी विल में लिखे थे। तो वो जैसे आपके फिज़िक्स में मिलता है, फिजियोलॉजी में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, पीस में मिलता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई उन्होंने अपनी विल में जो है वो प्राइज़ नहीं रखा था। तो ये प्राइज़ जो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो है वो अपनी तरफ से
एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में अनाउंस करती है, ठीक है, हर साल। तो हम इसको इसी अक्टूबर के पीरियड में ही ये अनाउंस किया जाता है, तो हम इसको गलती से ये समझ लेते हैं कि ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो आपकी मीडिया हाउसेस जो है ये रिपोर्ट करते हैं अगर नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, तो आप समझ जाना कि वो इसी की बात कर रहे हैं उनको, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। तो इस साल का जो ये प्राइज़ है, जिस जो सो कॉल्ड आपका नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, वो यूएस बेस्ड कैनेडियन डेविड कार्ड, इजरायली अमेरिकन जोशुआ एंगेस्ट और डच अमेरिकन ग्यूडो इम्ब्रंस को जो है वो मिला है, क्योंकि उन्होंने लेबर मार्केट के बारे में कुछ इंसाइट्स दिए हैं। ये जो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में जो है ये आपको इकोनॉमिक्स का प्राइस जो है वो अनाउंस किया गया, ठीक है। तो इसको हम क्यों नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स नहीं मानते, क्योंकि यही रीज़न है कि एल्फ्रेड नोबेल ने इकोनॉमिक्स के लिए अपनी विल में कोई भी प्राइज़ जो है वो अनाउंस नहीं किया था। ये आपकी जो है रॉयल आपका स्वीडिश एकेडमी जो है वो ये प्राइज़ जो है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक बेसिकली जो है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के थ्रू जो है ये प्राइज़ जो है वो 1968 से देता आ रहा है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो नोबेल प्राइजेस जो हैं वो सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में अवेलेबल हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में, ठीक है। याद रखो, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में कोई भी नोबेल प्राइज़ जो है वो नहीं उन्होंने अनाउंस किया था अपनी विल में, ठीक है। So now let us see this topic in English. Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences. So Royal Swedish Academy of Sciences has recently announced this Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences, of course in the memory of Alfred Nobel. So like I've told you in Hindi that several media outlets consider this as Nobel Prize in Economics, but it is a false news, because Alfred Nobel did not include economics as a domain in his will while announcing these Nobel prizes. So, in the will of Alfred Nobel, only Nobel prizes for physics, physiology, chemistry, literature, and peace are there. There is no such award for economics in the Alfred Nobel's will, which was of course announced in 1895. So the Swedish central bank announces this prize of in the domain of economics in the memory of Alfred Nobel since the year 1968. Okay, so it is incorrectly referred to as the Nobel Prize in Economics. So this year's so-called Nobel Prize in Economics, that is this very prize of Sveriges Riksbank, is awarded to some scientists or some economists who have provided some insights about the labor market. Okay, so you don't need to go into too much detail. Just remember that Nobel Prize in Economics is actually not the Nobel Prize in Economics. It is this Sveriges Riksbank Prize. Okay, so it is not a part of Alfred Nobel's will. We only consider Nobel prizes as those prizes which were announced by Alfred Nobel in his will in of 1895. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.